राहुल दीक्षित टाइम्स में राहुल दीक्षित आपके सम्मुख हाजिर हैं और हमारा आज का विषय यूपी पीसीएस 2023 जिसका नोटिफिकेशन 3 मार्च 2023 को आ गया था विद द नोटिफिकेशन नंबर A1E1/2023 और 3 मार्च को ये जो विज्ञप्ति आई है लोक सेवा आयोग की, और मैंने कई बार आपको बताया कि हमारा आपका एक जो शिक्षक और छात्र जीवन है, तो हमारे लिए कोई भी परीक्षा एक उत्सव समारोह की ही भांति होती है और पूरे साल भर वी रिमेन सो वेरी डेस्परेट एज टू कब वैकेंसी आए और वी नीड टू टाइटन अप अवर बेल्ट्स अब इन ऑर्डर टू फाइनली क्वालिफाई द एग्जामिनेशन कि आपका प्रीलिम्स पास हुआ, आपका मेंस पास हुआ, आपने पर्सनालिटी टेस्ट क्वालिफाई किया और आप वाकई पीसीएस बन गए हैं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अर्थ, यू आर आइदर इनसाइड द सिस्टम, यू मे बी आउटसाइड द सिस्टम। तो हम इनसाइड वाली की तरफ की जब बात करते हैं, अब आपका ये जो प्रारंभिक परीक्षा है यूपीपीसीएस की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है, दिस कंप्राइजेस ऑफ 2 पेपर्स बोथ विद 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज का सामान्य अध्ययन 200 मार्क्स, हार्ड कोर जो आपकी मेरिट बननी है, आपका यू क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स और नॉट, ये इसी के ऊपर पिवटल है पूरी तरह से। क्योंकि जो सेकंड पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और मैं लगातार कहता आया हूं कि पूर्व वर्षों में तमाम कैंडिडेट्स का जिनका नहीं हो पाता है और उनको ये लगता है कि हमने पेपर तो बहुत अच्छा किया था, जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट बहुत अच्छा हमने किया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम सी हो जाती है कि वो थोड़ा सा ऐसा पूर्व धारणा से ग्रसित हो जाते हैं कि अरे CSAT में तो वही रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश आना है और ये तो हम कर लेंगे। बस यही उनकी गलती है। CSAT के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो पूरा बना के चर्चा करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो ओवरऑल एक जो ट्रेंड है, एक जो चर्चा आज की हमारी चल रही, हाउ टू हैंडल द प्रीलिम्स 2023 का जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये तीनों मेंस का पेपर थे। तो देखिए, आपका फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का पेपर हो गया, पेपर 2 CSAT का हो गया, दोनों में 200 मार्क्स होने हैं और पेपर 2 क्वालिफाइंग है। तो इससे हमें यह मालूम हुआ कि सारा का सारा जो दारोमदार है वो मित्रों पेपर 1 के ऊपर है, जनरल स्टडीज, है ना। बाकी आप सबके मन में थोड़ी सी एक विडंबना सी और थोड़ा कौतूहल इस बात का भी है कि सर मेंस में तो इस बार मतलब ऑप्शनल खत्म हो गया है। मैंने सेपरेट वीडियो उसके ऊपर डाला हुआ है बकायदा कि GSE सब कुछ अब है। इस बारे में भी चर्चा में आगे करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ टुडे वी आर डीलिंग विद प्रीलिम्स। तो देखिए, आपका जो पूरा प्री का पेपर है, 200 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है, एज इज एन्यूमरेटेड इन योर नोटिफिकेशन, ये आपका है करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। अब देखिए मित्रों, करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि अब हार्डकोर यही पूछ लिया जाए कि नोबेल प्राइज इस बार इंग्लिश लिटरेचर में किसको मिला, ये एक तरीके का करंट का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लेन पे देखेंगे तो योर पेपर हैज करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इन किसी भी स्ट्रीम्स में से अगर कहीं कोई क्वेश्चन है तो समवे और द अदर वो करंट से भी उसका कोई ना कोई करेक्शन है जरूर। और यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, कुछ ऐसा देखा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी यही जो बजट अभी आया है 1 मार्च को, तो आप देखेंगे कि अब इसमें 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का जिक्र आया है, 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का जिक्र आया है। यद्यपि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये तो ईयर 2000 से सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में इसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन दिस बजट इन पर्टिकुलर 2023 इसमें 5 रिवर लिंक्स की बात आई है। अब उसमें अभी मैं करंट की क्लास ले रहा था तो मैंने देखा कि दामन गंगा रिवर पिंजल रिवर से लिंक की बात की गई है। अब आपने अगर बजट पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा दामन गंगा रिवर लिंक की गई है पिंजाल रिवर से। लेकिन मित्रों, अगर ये क्वेश्चन जनरली आ रहा है कि दामन गंगा
की लोकेशन क्या है, या दामन गंगा के आसपास का सॉइल फर्टिलिटी कैसी है। कहने का सेंस है कि दामन गंगा अगर आ रहा है तो गंगा सुन के ये तो आपको लगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने दामन गंगा आज की तारीख में इसकी लोकेशन नहीं देखी है तो फाइनली वो 2 घंटे में आप मित्रों ये बता नहीं पाएंगे। देखिए फिर अब ज्योग्राफी वाला कोई टीचर है मान लीजिए तो वो भी कहेगा दामन गंगा, और जो नॉर्मली नॉन ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं कि अगर कोई फैकल्टी किसी जगह पे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रही, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा रही, तो उसके लिए तो दामन गंगा बात ही अलग हो गई। तो ये तो हर आदमी एक्सेप्ट करेगा, इससे किसी को इनकार नहीं कि दामन गंगा इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन मित्रों वो दामन गंगा पूछी क्यों जा रही है, क्योंकि दामन गंगा करंट अफेयर्स में सीधे सीधे इसी साल के बजट में लिंक प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत है। तो इससे आपको देखिए ये समझ में आया। मुझे याद है कुछ वर्षों पहले एक एरोप्लेन क्रैश हो गया था। अब उसमें ये पूछा गया कि वो कौन सी डिवाइस होती है जिससे ये पता चलता है एरोप्लेन क्रैश क्यों हुआ। उसके 2 साल बाद क्वेश्चन पूछा गया कि वो जो रेड बॉक्स क्या होता है। तो देखिए एरोप्लेन क्रैश कर रहा है, इसलिए साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन सामने आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा आप इस चक्कर में ना पड़िए कि पेपर कन्वेंशनल था, पेपर स्टैटिक था, अरे ये पेपर तो टोटली करंट बेस्ड था। मित्रों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही ज्यादा हो, गलत ना के बराबर हो। ये बात बिल्कुल अच्छी बात आपको समझ में आई है ना। तो आपका जो पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को भी बहुत डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन सा लेकर चलना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आप करंट अफेयर्स में भी फर्दर इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं। तो जो करंट में इधर साल 2 साल में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए हैं ये सारी आपके कन्वेंशनल फील्ड्स में। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज अब जैसे हमारे प्रेसिडेंट, हमारे पीएम मोदी जी, हमारे तमाम जो स्टेट्स हैं, इन पर्टिकुलर फोकस अपॉन यूपी। यहां पे जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज आए गए हैं, जैसे यूपी में भी आप देखिए G20 आयोजित हुआ, तो अब G20 पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, लेकिन उधर इंटरनेशनल अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। तो जितनी भी पीएम्स की विजिट्स हुई हैं अब्रॉड, जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज इंडिया आए हैं, इन पे एक सेकंड प्लेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरे लेवल पे जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, आपको अलग अलग रजिस्टर्स बनाने होंगे। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं, वो चाहे 75:25 के रेशियो में हो, मे बी होली स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर हो, मे बी स्टेट इनिशिएटिव है किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेकर, तो जो कुछ उसने प्लान आउटले, जो बजट है उस स्कीम का, ऐसा तो नहीं कि कोई पायलट स्कीम चल रही है कि स्वच्छ मिशन है, गंगा एक्शन प्लान को लेकर कोई बात चल रही है, इस बजट में ऐसा कुछ हुआ है। तो स्कीम्स के ऊपर मित्रों मैंने देखा है कि विगत वर्षों में क्वेश्चंस की संख्या लगातार बढ़ती रही है ना। उसके बाद आप इकोलॉजी एनवायरमेंट के तहत, ये मैं करंट की ही बातें अभी बता रहा हूं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे विगत वर्षों में सवालों की संख्या बढ़ती ही चलती चली जा रही है और बढ़नी भी चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज आफ्टर ऑल एन इंटरनेशनल इश्यू एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी, ईच ऑफ अस। तो आप देखेंगे कि उस सिलसिले में कवरिंग फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो, जोहानिसबर्ग, अर्थ समिट, किगाली, जितने भी आपके ये समिट्स हुए हैं, और आज का जो दौर है COP। अब COP 23 क्या था, 24 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस में कन्वीन हुआ था। इस समय कौन सा COP चल रहा है, वो कहां पे हुआ था, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, उसमें क्या आउटकम आया उस COP का, क्या इंडिया का उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। या अब जैसे आप देखिए 2021 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा था कि भाई देखिए 2023 को ईयर ऑफ मिलेट बना दिया जाए, और आप देखिए कि 2023 इट हैपेंस टू बी ईयर ऑफ मिलेट्स। आज मोटे अनाज को लेकर कितनी चर्चा चल रही है। तो अब अगर नॉर्मली आ रहा है कि ईयर 2023 इज ईयर ऑफ, कई बार बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तब आप अब देख रहे हैं कि इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप इन टोटलिटी किसी चीज को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल दीक्षित सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि करंट का एक दायरा है, उस दायरे में जाए बगैर यस या नो में सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी से करंट डील नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो ये तीसरा सेक्शन हो गया कि जितने भी एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज हैं। इसके अलावा इकोनॉमी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इकोनॉमी में अगर बजट पे क्वेश्चन आ रहा है तो
Nobody is denying कि that is a question on hardcore economics, but even that is a question about current also, क्योंकि economics में बहुत deep down micro economics, macro economics, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड कैसा रहा है, 2022 का जो इकोनॉमिक सर्वे पूरा है और उसी से रिवाइज एडिशन, बजट एस्टिमेट्स, क्विक एस्टिमेट्स, इनके बेसिस पे जो फाइनली निकल के बाद सामने आ रही कि ये बजट जो आया है, इस बजट में प्लान आउटले कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, क्या कुछ किया जा रहा है इस घाटे की स्थिति से उबरने के लिए। तो इकोनॉमिक्स का तो देखिए मतलब कन्वेंशनल से लेकर स्टैटिक्स से लेकर बहुत डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वॉट एवर इट इज पीसीएस और आईएएस के एग्जाम्स जो होते हैं ये एक ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा जा रहा है इसके ऊपर बहुत गहनता से बात होती है। ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एग्जैक्टली यही टॉपिक्स इंटरनेशनल एरिना में लागू हो जाते हैं, है ना। अब इसके बाद जो टॉपिक्स बचते हैं वो फिर मित्रों मिसलेनियस हैं, जैसे जिसमें सीधे सीधे स्पोर्ट्स, ये पिछले 2 वर्षों में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस का आना, करंट का पूरा ये दायरा है। और ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप लोग जिस किसी इंस्टीट्यूट में होंगे, क्योंकि अब मैं तो देखिए कहीं ना कहीं एक फ्रेटर्निटी के ऊपर बिलीव करता हूं। हम जितने भी शिक्षक हैं, जितने कोचिंग संचालक हैं, हम सबका इतना तो कॉमन ऑब्जेक्टिव वही कि सबका सिलेक्शन हो, खूब वैकेंसीज आए और जो हमारा युवा वर्ग है वो जल्दी जल्दी अपनी मंजिलें पाता जाए कहीं ना कहीं। तो ये इन टोटलिटी आपका करंट का सीन है। तो कोचिंग्स के अपने नोट्स, जो भी मैगजीन अपने, हर मैगजीन अपने आप में अच्छी है। अरे भाई ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल किस कंट्री को सबसे ज्यादा मिले, हर मैगजीन यही तो बताएगी किसमें किसको मिले। तो जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हैं अच्छी मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोचिंग के नोट्स और थोड़ा सा टाइम टेबल बनाइए कि पर डे, क्योंकि नेवर फॉरगेट हर चौथा क्वेश्चन फ्रेंड्स करंट के ऊपर है, देखिए, है ना। ये बात हो गई पूरी आपके करंट अफेयर्स की। जो आपके सिलेबस में सेकंड कैटेगरी बताई गई है इन पेपर 1, दैट इज हिस्ट्री और स्पेशल फोकस ऑन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ठीक है, अब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट तो पूरी तरीके से आधुनिक भारत का अंग है, बिल्कुल सही बात है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जैसा है बस देश आजाद होने के बाद वैसा ही आर्थिक नियोजन होगा, वैसा ही स्टेट्स का आगे मामला होगा। तो लेकिन जहां तक हिस्ट्री की बात है तो देखिए मैं कहना चाहूंगा कि करंट के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, हर चौथा पांचवा क्वेश्चन किसी सेक्टर को कवर करता है, दैट इज हिस्ट्री। एंड डेफिनेटली यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये पूरी तरीके से इतिहास ही का तो फलीभूत होना होता है। तो इसमें पूरा एंशिएंट इंडिया कवरिंग फ्रॉम प्री हिस्ट्री, इंडस वैली, वैदिक इंडिया, 16 महाजनपदास, मौर्यास, गुप्तास, पूरा एंशिएंट इंडिया, एक जो कल्मिनेशन है फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मिडिवल इंडिया, फैक्टर्स एंड फोर्सेस कि गुप्ता साम्राज्य स्वर्ण युग कहा जाने वाला ऐसा क्या कुछ हुआ कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल सीजिंग टू हैव देयर एडिक्वेट रोल्स। अब ऐसे में नई स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं तो आप देखेंगे मध्यकालीन भारत का जो सृजन हो रहा है, जिसमें राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ मोहम्मद बिन कासिम 711 और फिर आप देखेंगे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, ये जो पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, एंड फाइनल कल्मिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसे पांचों डायनेस्टीज, स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये डायनेस्टीज और इब्राहिम लोधी, लोधी डायनेस्टी और बाबर का आना इंडिया में फरगना से, एंड इमेंसिपेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब ये जो मुगल एम्पायर है ये राइट फ्रॉम बाबर, आपको सिर्फ औरंगजेब तक नहीं कवर करना है, क्योंकि औरंगजेब पे आके डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जा रहा है और मिडिवल इंडिया में डेक्कानी स्टेट्स, विजयनगर एम्पायर, बेमनी स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स, चेर, चोल, पल्लव के अतिरिक्त जो आधुनिक भारत स्टार्ट हो रहा है वो आप देखेंगे बहादुर शाह 1 से लेकर बहादुर शाह जफर तक जो जा रहा है, पूरे 9 to 10 रूलर्स। तो मेरा ये आपको सुझाव होगा कि पूरा मुगल हिस्ट्री अब बाबर से लेकर आखिरी तक एक बार में पूरी कवर कीजिए, और ये कंप्लीट होने के बाद बस ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ओवर इंडियन स्टेट्स, जिसमें बहुत डीपली आपको देखना होगा कि कैसे मॉडर्न इंडिया में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तमाम यूरोपीय राज्य भारत में आ रहे हैं, वॉर्स,
for the supremacy of these powers and definitely England leading this war of supremacy और फ्रांस, डेन्स, ये धीरे धीरे मतलब इनकी जड़ें कमजोर होती जा रही हैं और लास्ट ऑफ ऑल यू आर लेफ्ट विद इंग्लिश। अब इंग्लिश का इंडिया के साथ विसाविस कैसा रिलेशन बन रहा है एंड यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आरंभिक दौर जो होगा बंगाल और मीर जाफर, मीर कासिम और बंगाल के बाद लूजिंग बंगाल, consequent upon that you have treaty of बनारस, treaty of इलाहाबाद एंड ऑल, जिसके तहत बंगाल, बनारस, उड़ीसा पूरा ऑक्यूपेशन ओवर इंडियन स्टेट्स एंड एंटायर इंडिया टर्निंग टू बी ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया बन जाने के बाद की जो स्थिति है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ओवर इंडिया, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर आर्थिक प्रभाव। अब ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं, इन सबकी पृष्ठभूमि में इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑल दिस जो सोशल रिफॉर्म पीरियड पूरा का पूरा चलता चला रहा है, कि सोशल रिफॉर्म से बहुत क्वेश्चंस आते हैं देखिए, एंड अ स्टेज वेयर ईच सेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द ब्रूटल हार्डकोर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अब ये जो एक कॉमन लेवल पे सोशल कल्चरल अवेकनिंग होगी, एक जन चेतना, जन जागरण जो उत्पन्न होगा, यही कहीं ना कहीं आपका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का पूरा हार्डकोर एरिया है और वी अंडरस्टैंड देश का आजाद हो जाना। तो ये और पर्टिकुलरली जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, इसमें आप देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर कांग्रेस के बनने 1885 से लेकर आखिरी तक 1947 का, ये तो देखिए मित्रों आपको फिर डे टू डे डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए। एंड ये जो मैंने 5-6 मिनट में आपको एक भारतीय इतिहास की रूपरेखा खींची है, बार बार इन वीडियोस को देखिए, लिखिए, याद कीजिए। बाकी जो भी हो, बहुत रिच कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, उसी के अनुरूप मैं आगे वीडियो बनाता चलता हूं। तो इंडियन हिस्ट्री हैपेंस टू बी योर सेकंड सेगमेंट। मित्रों आपको जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी की जब बात आती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब बात आती है, तो इसको कैटेगरीज में जब हम सेटल करते हैं, तो पहली चीज तो है कि पॉलिटिकल इंडिया एंड फिजिकल इंडिया। और आपको ये पता ही है कि पॉलिटिकल इंडिया में जो हमारे पुराने मैप्स थे, अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि खास तौर से जब से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल स्टेट बने हैं, वेरी रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड में आना है, तो इसको लेके उधर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का जो भी इशू है, तो ये आज की जो पॉलिटिकल कंडीशन बन रही है, यूनियन टेरिटरीज की क्या पोजीशन है, कितने स्टेट्स हैं, ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सीनेरियो है, अलॉन्ग विद दिस कपल्ड विद आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे अभी मैंने आपको दामन गंगा का जिक्र बताया था, जिसमें पूरा फिजिकली अगर आप इंडिया को देखेंगे, तो स्टार्टिंग से इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे, द ग्रेट हिमालयाज जहां पे जो हाई प्रोफाइल माउंटेन्स हैं, ये जब खत्म हो रहे हैं, तो उनकी जो तलहटी है, द ग्रेट प्लेन्स। थर्ड नंबर पे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का डिवाइड, द डेक्कन ट्रैप। और चौथा कोस्टल इंडिया। बहुत डिटेल में जाके अगर इन चारों को आप स्टडी करते हैं मित्रों, मेरा आश्वासन है आपको, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ये तो इंडिया की बात होगी, इंडियन ज्योग्राफी। अब जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात आती है, तो यहां पे फिर हमें ये इंडिया वाला सीन नहीं लेना होगा। यहां फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब ही है सबसे पहले सोलर सिस्टम, इमेंसिपेशन, हाउ दिस अर्थ केम इनटू बीइंग, बिग बैंग थ्योरी, ये जो प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज जो हैं हमारी, किस प्लैनेट का क्या स्टेटस है, कैसे उनके ऑर्बिट्स हैं, सन अर्थ के बीच के जो इंटरेक्शंस हैं, तमाम ट्रॉपिक्स, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्सेस, है ना, पेरीहिलियन, एपीहिलियन, इस टाइप की जो तमाम बातें हैं, ये आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। अर्थ का टोटल जो भी आउटर स्पेस तक का मामला जा रहा है, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, पूरी अर्थ की जो प्रोफाइल आ रही है, ये टोटलिटी आपको सब कुछ इसमें कवर करना होगा। ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। अब देखिए, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी हो जाने के बाद अब हमें ज्योग्राफी का डायमेंशन पर ऐसे बदलना होगा जो आपका सिलेबस कह रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी तो हो गई, फिर उसमें उन्होंने टर्म दिया है सोशल ज्योग्राफी, है ना। अब जब हार्डकोर टर्म्स की बात आ रही है, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के टर्म्स भी बहुत मैटर करते हैं मित्रों, है ना। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जितने मिनरल्स हैं,
जितने जो एग्रीकल्चर पैटर्न्स आ रहे हैं, ये तमाम बातें ज्योग्राफी में आएंगी। लेटेस्ट इस बीच आप देखेंगे कि हर महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुनामी आ रही है। वो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सुनामी को एल नीनो नामकरण उनका कर रहे हैं, अर्थक्वेक्स जो इतने भी जो कुछ आ रहे हैं। तो इन टोटलिटी ये आपका पूरा ज्योग्राफी सेक्शन है। लेकिन बट ऑब्वियस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी मजे के आते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं साइंस इन टेक्स्ट से लेकर एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी लिंक्ड हैं। और मेरी बात हमेशा स्मरण रहे कि ईच टॉपिक इज लिंक्ड टू ईच अदर। आइसोलेशन में मेरे फ्रेंड्स भूल के भी पढ़ने की गलती मत कीजिएगा कि एक जो चीज आपने पढ़ी उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका थर्ड टॉपिक था। फोर्थ टॉपिक आपके सिलेबस का है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब इंडियन पॉलिटी की जब बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडियन पॉलिटी का मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया का है पूरा का पूरा, गवर्नेंस कैसी है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, तो हमारी डेमोक्रेसी दूसरे देशों की डेमोक्रेसी से कैसे डिफरेंट है, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सेंस होता है। और इसके साथ साथ वी अंडरस्टैंड एंटायर आर्टिकल्स कवरिंग जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज है, जिसमें एक रेडी रेकनर की तरह से आपको पता है कि अरे भाई ये तो 5 to 11 सिटीजनशिप की बात हो रही है, 12 to 36 फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, 36 to 51 फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज की अगर आपके अंदर मास्टरी है तो योर एंटायर जर्नी टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाता है मित्रों। इसके अतिरिक्त जो स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं जैसे पंचायती राज सिस्टम, बिकॉज टुडे वी आर इन एरा ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसमें कैसे मतलब ये जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, क्योंकि और सब कुछ इंटरलिंक्ड है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन मींस आप लोअर सेगमेंट्स को भी जो पावर दे रहे हैं एक तरह से सेंट्रलाइज, बिकॉज सेंटर हैज फर्दर लार्जर गोल्स नाउ। ये जब होगा उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, क्योंकि जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज होंगी वो बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी किए इंप्लीमेंटेशन उनका मुश्किल होगा। पब्लिक पॉलिसी जितनी पब्लिक पॉलिसी मजबूत होगी तो ये इसी को तो राइट्स इशू कहते हैं। मुझसे कई बार लोग आके कहते हैं सर इन्होंने सिलेबस में इस बार राइट्स इशू दिया है, तो ये तमाम जो वुमेन एम्पावरमेंट है, तमाम जो राइट्स हैं, आज सब कुछ राइट्स के ऊपर तो है, हमारे अधिकार का जब हनन होता है इसीलिए तो संविधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत गहनता से अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे मेंस में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मजे के क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो 5th सेक्शन है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अभी देखिए प्लेस में भी मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो सेंस है उसमें जब तक आप कन्वेंशनल सिस्टम को नहीं समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या एरियाज आ रहे हैं, मैक्रो में क्या क्या एरियाज आ रहे हैं, दोनों तरीके के एरियाज एक देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और दोनों के बीच समन्वय किस प्रकार का है, कोऑर्डिनेशन दोनों में कैसा जा रहा है। तो इकोनॉमिक में पूरा कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। अरे भाई अगर आपको यही नहीं पता है कि डिमांड और सप्लाई के कनेक्टिविटी से इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क पड़ता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरेट होता है, उसी से फॉरेन ट्रेड आता है, तो फॉरेन ट्रेड का भी मित्रों क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। तो योर कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी वेरी मच क्लियर एंड दोज टू बी अप्लाइड इन करंट इकोनॉमी। आज की जो करंट इकोनॉमी जा रही है जिसमें स्टार्टिंग ही आपकी होगी इकोनॉमिक प्लानिंग से, जब देश आजाद हुआ है पूरा प्लानिंग मैकेनिज्म है। कई बार देखता हूं सर्वोदय प्लान, बॉम्बे प्लान आया, बच्चा गलत करा रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जो मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए टारगेट बजट क्या होता है, पर्सपेक्टिव बजट क्या होता है, रोलिंग प्लान क्या होता है। तो पूरा का पूरा प्लानिंग, ये कौन सा प्लान चल रहा है, इस समय प्लान में क्या क्या प्रायोरिटीज है, क्योंकि ये जो निवर्तमान प्लान है दिस टू बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इस साल का ये बजट हो गया, मेन जो प्लान आउटले की फिगर है और जिस बजट में जो कुछ भी कम ज्यादा हो रहा वो अगले बजट में चला जा रहा है कहीं ना कहीं। उसी के चलते आप तमाम डेफिसिट्स को देखते हैं, मीनिंग दैट एवरीथिंग रिमेन्स सो वेरी कनेक्टेड दिस वे। सोशल डेवलपमेंट की जब बात आ जा रही है तो ये भी आपको तभी गहनता से आपकी समझ बनती है जब आपका इंडिया का जो प्लानिंग मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, जिसमें आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स टर्निंग टू बी गुड इकोनॉमिक्स, एक जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का स्कोप आ रहा है। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स आज के टर्म्स में सस्टेन डेवलपमेंट क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, इस तरीके के जितने भी मुद्दे हैं
और मित्रों बहुत क्वेश्चंस इस पे आते हैं, मतलब बजट और प्लान की मास्टरी जितनी आपकी होगी, फॉर यू एटलीस्ट, जो कोई भी हमारे इन वीडियोस के देख रहा है, जब आपका क्वेश्चन वहां ठीक होगा तब आप दिल से यू विल बी थैंकफुल कि किसी ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था, चलो आज मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो जा रहा है। सीधे सीधे आज क्वेश्चन आया था इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, और वो भी क्वेश्चन देखिए बच्चे से गलत हो जा रहा है। तो इनको इनकी फिलॉसफी, क्योंकि जब तक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं समझेंगे तो आप वर्ल्ड मिलेनियम गोल्स को भी नहीं समझ पाएंगे, WMG। अब उसमें देखिए उसके अलग अलग 17 इंडिकेटर्स हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपके तमाम इंडेक्सेस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसी है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स कैसा है, ये जो तमाम आजकल इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट का भी क्वेश्चन है, इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है, टोटल जो करंट इकोनॉमी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, खासतौर से प्लानिंग इशू को लेके, क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में क्या जा रहा है, बजट डेफिसिट कितना जा रहा है, CRR, SLR, ये सब कैसे फिगर्स जा रहे हैं, रिपोर्ट कैसा जा रहा है ना, इकोनॉमिक्स पूरी। आपका 6 टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। बहुत क्वेश्चंस मित्रों इस बीच इससे पूछे जा रहे हैं, मतलब मैं तो देखता हूं कि और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि एज टू व्हाट इज एनवायरमेंट एंड व्हाट इज इकोलॉजी, ह्यूमन बीइंग का अपने इस एटमॉस्फेयर से जो कुछ भी इंटरेक्शन बन रहा है, और यहीं से टर्म्स आना शुरू हो जाते हैं, इकोटोन क्या है, निक क्या है, तो ये जो कार्बन क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, अब ये इतने नए टर्म्स हैं कि आप सोच रहे हैं कि हमारे जनरल साइंस से कवर हो जाएगा, तो जनरल साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जनरल साइंस में एनवायरमेंट इकोलॉजी थोड़ी ना है। तो पूरा का पूरा फौना एंड फ्लोरा पूरा, जिसके अंतर्गत आपको बहुत डिटेल से पता होना चाहिए कि ह्यूमन सिस्टम कैसा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कैसे इश्यूज जा रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन क्या है, मैंग्रोव्स क्या है ना, ये रामसर साइट्स क्या हैं, यूनेस्को का इस पे क्या कहना है, अपने आप में क्लाइमेट चेंज को लेके क्या कहना है, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी आज की तारीख में हमारा सबका कंसर्न है। देखिए, तो इसको लेके सबसे पहले तो आपकी टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। जो एनवायरमेंट चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहले पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, आपका जो डिप्लीशन ऑफ कार्बन वाले जितने भी इश्यूज हैं, जो कार्बन स्टैंडर्ड्स को लेके चल रही है, ओजोन लेयर की क्या पोजीशन है, और इसी के साथ जैसे मैंने मैंने आपको बताया है, करंट में जितना भी इसमें जो स्टार्टिंग से लेकर क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर आज तक का जो स्टेटस चल रहा है, कितने बार क्वेश्चन आता है रेड बुक क्या है, बच्चा गलत कर दे रहा है, देखिए, लेकिन आपने डिटेल में अगर पढ़ा है तो आपको UNFCCC क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, कितने एक्सटेंट क्रीचर्स हैं, कितने नियर टू एक्सटेंट हैं, कितनी थ्रेटेंड स्पेशीज हैं, हर साल यूनेस्को इंडिया की कई कमोडिटीज को जो सीधे सीधे लिस्ट के अंदर डालता है कि टेंजिबल एसेट्स क्या हैं, नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या हैं, ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड दिस ऑल टेक्स टाइम। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक अच्छी किताब खरीदिए एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर और गहनता से इसके बारे में अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे इसके क्वेश्चंस मेंस में भी बहुत मजे के आते हैं। पूरी की पूरी साइंस, एक समय होता था जब न्यूक्लियर डिफेंस, ओशंस, ये साइंस का सिलेबस रहता था मेंस में, लेकिन आज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मित्रों आप देखेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं। जो लास्ट इज जनरल साइंस। जनरल साइंस जो कुछ भी हम अपने अगल बगल होता देख रहे हैं, फिर वो चाहे AI के ऊपर क्वेश्चन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो चाहे पूरा आपका इंटरनेट की दुनिया हो, वो चाहे IT वर्ल्ड हो, कम्युनिकेशन क्या जो कुछ भी जा रहा है, मेडिसिन में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, अब ये कोरोना क्या आया कि देखिए पूरा वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, जितनी लॉजीज हैं, अगर आप मान लीजिए जेरेंटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं और मिथोलॉजी पे क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, जितने भी कल्चर्स, सिल्वी कल्चर, विटी कल्चर, सेरी कल्चर, ये चीजें तो मित्रों आपको देखिए रटी होनी चाहिए। और लेट मी अश्योर यू, ये सब बहुत आसानी से प्राप्त आपको हो सकता है, लेकिन इन सबके लिए जो मैंने आपको बताया कि अब आज से, क्योंकि आप ये देखिए कि मैं 3 दिन मैं ही जानता हूं मित्रों मैं कैसे रुका था कि होली उधर वो लोग खेल रहे थे, मुझे ये था बस होली खत्म हो सबसे पहले मैं ये वीडियो अपलोड करूं इसमें। तो अब आज की तारीख में 11 मार्च से लेकर जो आपका 14 मई और 28 मई है, तो हमारे आपके त्योहार
का मतलब 28 मई और 14 मई। और ये कितनी अच्छी बात होगी कि 14 मई को लेके ये जो 10 मई तक आप जो तैयारी करेंगे, आप ऐसे सोचिए उसके बाद 14 से लेकर 28 तक तो मित्रों बस आप यही रिवीजन ही कर ले जाइएगा, एंड आई कमिट टू यू, सफलता आप ही की होगी। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि ये जो आपका पूरा पीसीएस का आउटले है, जो आपका एग्जाम 14 मई को होना है, सबसे पहले फॉर्म भरिए। यदि आपने भर दिया है तो बस आगे लग जाइए इस चीज में, है ना। और हमारे आगे के जो वीडियोस आएंगे, अभी मैंने पीसीएस जे का जब एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस जे 12 फरवरी को, तो 60 डे स्ट्रेटेजी, 45 डे स्ट्रेटेजी, आखिरी 10 दिन तक की जो स्ट्रेटेजी मैं देता रहा हूं, तो उससे बहुत लाभान्वित आप लोग हुए हैं, क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन। एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए एंड यू आर द बेस्ट। आपसे दुनिया कुछ भी कहे, आप दुनिया से कह दीजिए कि राहुल ऋषि सर कहते हैं कि आई एम द बेस्ट। इस भावना के साथ आप लगिए, एंड राहुल ऋषि टाइम्स इज एवर एंड एवर कमिटेड टू द कॉज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। आप जो कुछ भी सपना देखते हैं, मैं आपके सपने को पूरा यकीनन करूंगा। देखिए, माई लाइफ, दिस राहुल ऋषि टाइम्स इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू यू। ये जो कुछ भी सब कुछ हो रहा है, देखिए हम लोगों की क्या जिंदगी है, हमारी जिंदगी तो जब मैं आपको एसडीएम बनते देखता हूं, डीवाईएसपी बनते देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं पाए अपनी जिंदगी में। देखिए, हमने तो जिंदगी में पढ़ाई की और कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन जब आज हम अपने शौक पूरे करते हैं तो मुझे लगता है कि दरअसल मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूं। तो आई विश ईच ऑफ यू ग्रेट सक्सेस। बहुत खुश रहिए, अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए, और बस लग जाइए पूरी तरीके से। हर कदम कदम पर राहुल ऋषि टाइम्स एक सजग पहरे की तरीके से आपके साथ हूं। और जब तक अगला वीडियो अपलोड होता है, टिल दैट टाइम खूब मेहनत कीजिए। हैव अ वीडियो। गॉड ब्लेस यू।